अगर उनका कोई फॉरेन नेशनल पार्टनर है तो फॉरेन नेशनल अगर कोई पार्टनर है तो क्या फॉरेन नेशनल पार्टनर होना कोई अपराध है? अब उस हिसाब से अगर वो अपराध है, सरकार मानती है कि देश की सुरक्षा खतरा है, तो विदेश मंत्री से सबसे पहले इस्तीफा ले, एस जयशंकर से। उनके पत्नी कहाँ? विदेश मंत्री जो पत्नी है वो जापान की है। सरकार और जुडिशरी के बीच तकरार जारी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। लगातार अंबेडकरनामा पर आप ये सुन रहे होंगे कि कोलिजियम को लेकर, अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में खींचतान जारी है। कई जज थे जिसका नाम कोलिजियम के थ्रू रिकमेंड हुआ था सरकार को, लॉ मिनिस्ट्री को, लेकिन उस पर कई ऑब्जेक्शंस थे। आपको ये बता दें कि जब जजों की नियुक्ति होती है तो आईबी रॉ के रिपोर्ट्स लिए जाते हैं, इनकम टैक्स डिटेल्स देखे जाते हैं, तमाम तरह की औपचारिकताएं उसमें होती हैं, लेकिन वो सब गोपनीय रखा जाता रहा है। पहली बार कह रहा हूं, और ये आपको गोदी मीडिया में ये डिस्कशन आपको सुनने को नहीं मिलेगा। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो गोपनीय दस्तावेज रॉ और आईबी के थे उसको पब्लिक किया है कि आखिर गवर्नमेंट जिन जजों की नियुक्ति पे ऑब्जेक्शन लगा रही है वो किस किस तरह के ऑब्जेक्शन हैं और उसके क्या मायने हैं, कानूनन वो टेनेबल है या नहीं है। बहुत दिलचस्प इन्फॉर्मेशन सब है। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं और लगातार इनको अंबेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। इन्होंने इस पर शोध किया है कि क्या मामला चल रहा है। जुडिशरी पे भी इनको आपने सुना है पहले, तो इनसे जानेंगे कि आखिर किन किन जजों के नाम पर ऑब्जेक्शन है, क्यों ऑब्जेक्शन है, और किन किन जजों के रिपोर्ट्स को, आईबी रिपोर्ट्स को, रॉ रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने पब्लिक किया है। यदि पब्लिक किया है अर्थात पब्लिक डोमेन में बहस के लिए ला दिया है, इसके क्या मायने होंगे? क्या यह सरकार और जुडिशरी के बीच ये तकरार जारी रहेगी? क्या सरकार चाहती है कि जुडिशरी को अपने कंट्रोल में ले ले? तमाम ये सवाल है इस एपिसोड में। आप इन सब मुद्दों पर आप जानेंगे क्या चल रहा है अभी देश में। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या है खबर? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जस्टिस चंद्रचूड़ को एक बधाई दें कि फर्स्ट टाइम जो एक लगातार क्वेश्चन उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पारदर्शी नहीं है, सरकार भी पारदर्शी नहीं है और अंदर ही लेन देन होता है और जजेज अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं जी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता दिखाई है कि जजों की नियुक्तियों में जो डिस्कशंस हैं अंदर के, उसको इन्होंने एलोबरेट करके पब्लिक डोमेन में लाया है। और ये तब आया है कि जब 5 जजेस की नियुक्ति को लेकर जो सरकार की आपत्ति थी, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 5 जजेस का जो नाम गया था, उस नामों पे सरकार ने जो आपत्ति जाहिर की थी, आपत्ति जाहिर करने का जो आधार था सरकार का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या स्टैंड है, वो चंद्रचूड़ ने पब्लिक डोमेन में लाया है। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आईबी और रॉ की जो गोपनीय रिपोर्ट है उसको भी चंद्रचूड़ ने पब्लिक डोमेन में एक डिस्कशन का विषय बनाया है। और मैं समझता हूं कि सरकार के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है जी। क्योंकि सरकार इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता नहीं चाहती जजेज अपॉइंटमेंट में, सरकार चाहती है लेन देन, 2 तुम्हारे तो 2 हमारे, या सारे हमारे। तो पहली बार इन्होंने रॉ और आईबी के जो रिपोर्ट्स है उस पे जो जजों के ऑब्जेक्ट्स थे जो रॉ और आईबी की तरफ से, उसको पब्लिक डोमेन में लाया है और ये बताया है कि क्या इस ऑब्जेक्शन के बल पे क्या हम किसी को जज अपॉइंट करने से रोक सकते हैं, ये जनता सोचे। देखिए, 3 जजों का ऊपर 3 जजेस के जो नाम गए थे, जो एडवोकेट से नाम गए हैं, 3 एडवोकेट्स के जो नाम गए हैं, अभी जजेस तो बने नहीं है, 3 एडवोकेट्स के जो नाम है, जस्टिस एडवोकेट जॉन मद्रास हाई कोर्ट से हैं, एडवोकेट सोमशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट से हैं, और सौरभ कृपाल जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट से हैं।
ठीक है। तीनों के नाम जब सरकार को भेजे गए थे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजे थे, तो तीनों के नाम पे अलग अलग आपत्तियां थी। ठीक है। जस्टिस सौरभ कृपाल पे 2 आपत्ति थी कि एक आपत्ति थी कि वो गे हैं, होमोसेक्सुअल है, वो तो सब जानता है उनके बारे में। हाँ, सारे जानते हैं और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, और उसको गे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज भी कर दिया है। सेकंड, उन पे एक आपत्ति जो रॉ की तरफ से आई गई उनके ऊपर कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो फॉरेन नेशनल है। कहाँ का है? वो स्विस है। अच्छा, स्विट्जरलैंड का। स्विस स्वीडन का होगा या स्विट्जरलैंड का होगा? स्विस किसको बोलते हैं? स्विस शायद स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड। हाँ, फ्रेंडली कंट्री है, हमारे नेताओं के बहुत अकाउंट्स है वहाँ पे। बहुत फ्रेंडली कंट्री है। और वैसे में अगर स्विस पार्टनर पे ऑब्जेक्शन लग रहा है तब वो भी सरकार लगता है मानसिक रूप से दिवालिया है। भाई, हमारे इतने नेताओं के पैसे जब वहां सुरक्षित हैं, तो अगर एक स्विस नेशनल के गे अगर कोई पार्टनर अगर भारत में जज बन जाएगा तो कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाएगा? हमारे पैसे वहां पे इतने सुरक्षित है तो हमारा देश वैसे ही सुरक्षित है। अगर वो स्विट्जरलैंड स्विस नेशनल की बात हो रही है। ये 2 ऑब्जेक्शन सौरभ कृपाल पे थे। जस्टिस सोमशेखर पे ये है आपत्ति कि वो जो है अपने विचारों को सोशल मीडिया पर रखते हैं। शायद वो विचार ऐसे हैं जिसमें सरकार की पॉलिसियों को आलोचनाओं करते रहे हैं और वो स्वतंत्र विचार रखते रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये ऑब्जेक्शन है आईबी की तरफ से। जो जस्टिस जॉन है उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने एक ऐसी खबर को, क्विंट की एक खबर को ट्वीट किया था जो खबर शायद प्रधानमंत्री के खिलाफ था। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ था, तो वो ऑब्जेक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो खबर थी, उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी है जस्टिस एडवोकेट सोमशेखर ने। वो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कोई खबर छपी है उसको ट्वीट किया है। राइट। अब ट्वीट करने का इंटेंशन सरकार को कैसे पता चला? देखिए, कोई खबर आप लिख रहे हैं, खबर लिखने वाले का इंटेंशन तो पता चल जाता है। अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उस ट्वीट के पीछे क्या इंटेंशन है, ये भी एक बहुत अहम मसला हो जाता है। कि हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री का प्रशंसक भी हो, कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टा स्टोरी है तो मैंने ट्वीट किया। ट्वीट करने का मतलब थोड़ी है कि वो विरोध में ही ट्वीट हो रहा है, जब तक उस पर कमेंट ना हो। तो वो ट्वीट का मसला था। 3 मसले थे जिसपे 3 नामों पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है सरकार को दोबारा भेजा है, और उस पे जो अपने ऑब्जेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऑब्जेक्शन को वो निराधार बताते हुए अपने भी पक्ष रख दिया। अच्छा, अब सवाल ये है, एक एक करके लेते हैं तीनों केस को। तीनों को पहले लास्ट वाला जो बोले हैं, पहले क्विंट वाला। क्विंट का लीजिए कि एडवोकेट सोमशेखर ने कोई खबर ट्वीट की। अब वो खबर ट्वीट की क्विंट में, तो प्रधानमंत्री की नीतियां को लेकर अगर कोई खबर छपी है वो ट्वीट कर दिया। चलिए, मान लिया उनका इंटेंशन भी छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर वो क्रिटिकल भी है तो। अगर है भी, मेरा ये मानना है कि एक नागरिक होने के नाते देश में सरकार की नीतियों की आलोचना आपका फंडामेंटल राइट है, आप उससे रोक नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो कोई आईएएस अफसर नहीं लग रहा है जो आपके रूल्स के प्रति बंधा है, एडवोकेट जज है। एडवोकेट पहले तो एडवोकेट है, अगर वो जज लगेगा तो आपकी नीतियों की समीक्षा के लिए ही वो जज लग रहा है। आप, इसका मतलब है कि अगर उनके ट्वीट से आप इतना परेशान हैं तो आपका इंटेंशन ये है कि आप हाई कोर्टों में ऐसे जज चाहते हैं जो सरकार का जो एफिडेविट हो उस पर यस साइन करें। यस मैन, सरकार का यस मैन ही जज लगे, सरकार जो चाहे वो फैसला दे दे। मतलब प्रधानमंत्री की खबर से अगर सरकार को, अगर ट्वीट से प्रधानमंत्री खबर को लेकर एक ट्वीट से सरकार को इतनी परेशानी है, तो इस सरकार का तो इसका मतलब माइंडसेट पता चल रहा है कि सरकार तो चाहती नहीं कि उसके खिलाफ कोई वहां चर्चा भी हो सुप्रीम कोर्ट में, कोई चैलेंज भी हो। ये सरकार का यहां से माइंडसेट है। और मैं समझता हूं कि चंद्रचूड़ ने ये बात पब्लिक डोमेन में डाल के एक पब्लिक डिस्कोर्स बनाने की बात करी कि आप देखिए ये सरकार क्या कर रही है। सेकंड है कि सोशल मीडिया पे विचार रख रहे हैं एक एडवोकेट साहब, सोशल मीडिया पे विचार रख रहे हैं, क्या उन्होंने विचार राष्ट्र विरोधी रखे? राष्ट्र विरोधी विचार रखे, 100% नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आप नहीं रखिए। लेकिन अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करी है तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बात होगी? सरकार की नीति का आलोचना तो पार्लियामेंट में उनके विपक्षी भी करते हैं। इवन के पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्री होते हैं वो भी कभी कभी सरकार के खिलाफ बोल जाते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं, 70 साल में आप देख लीजिए, कई मंत्री हैं जो सरकार के खिलाफ बोले हैं, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। इस सरकार में भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। नितिन गडकरी की अगर आप भाषा देखें तो कभी कभी सरकार की आलोचनात्मक लगती है, तो मंत्री पद पर कैसे बैठे हैं? उनको हटा देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। कई ऐसे हैं जो दबी जबान से आलोचना करते हैं। राइट।
कई राज्य सरकारें हैं, ममता बनर्जी है, केंद्र सरकार की नीति पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको बर्खास्त थोड़ी कर देंगे। नीतीश कुमार को सब लोग प्राइम मिनिस्टर सरकार का यस मैन थोड़ी होगा। और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष का और डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह गया? दूसरी बात है, वकील की भूमिका देखेंगे तो वकील तो नेशनल मूवमेंट चलाने में सबसे ज्यादा भूमिका वकीलों की। तो ये सरकार ये कह सकती है कि अरे भाई इस वकील को हमने नहीं रखना, इसने सरकार के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में किया था, सरकार के खिलाफ ये अमुक मुवक्किल का वकील था। कल को तो सरकार ये भी ऑब्जेक्शन कर सकती है कि आपका कोई वकील है, आप सरकार के खिलाफ अगर कहीं पे मोर्चा खोले हुए हैं और आपका कोई वकील है तो वकील को कहेगा अरे ये तो रतनलाल का वकील था भाई, इसको कैसे नाम करोगे, तो इसका नाम नहीं डाल सकते, तो फिर तो बेचारा प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। एकदम आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि ये जो सरकार के अगेंस्ट लिख रहे हैं वो जज बने। अगेंस्ट सरकार के अगेंस्ट नहीं, अगर किसी पॉलिसी की भी कोई आलोचना कर रहे हैं तो सरकार के व्यक्तिगत आलोचना भी ना करें। अगर कोई नीति सरकार की हो और जी हजूरी वाला जज चाहिए, मतलब कि चलिए 2 ऑब्जेक्शन हो गए। अब है कि जो अब फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस सौरभ कृपाल का मसला आ गया। अब सौरभ कृपाल का जो मसला है उसमें जो सबसे बड़ा मसला है कि गे होना। वो कहते हैं एक चिट्ठी सरकार ने ये लिखी कि ठीक है वो गे लीगलाइज हो चुका है, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं है। तो अरे भाई सरकार लॉ से चलती है कि सोसाइटी के हिसाब से चलती है? सोसाइटी में बहुत जगह तो बाल विवाह क्या कहा जाता है, बाल विवाह का भी प्रथा है, आप उसको लीगलाइज कर उसको मान लोगे आप क्या? मतलब कई जगह कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि वो उसको आपको कानूनन वो करना पड़ेगा, आप सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी रिएक्शन करेंगे। सेकंड ये कि जो सरकार का पक्ष भी इसमें एलजीबीटी के गे राइट्स के पक्ष में ही रहा वहां पे। थर्ड ये कि अगर उनका कोई फॉरेन नेशनल पार्टनर है तो फॉरेन नेशनल अगर कोई पार्टनर है तो क्या फॉरेन नेशनल पार्टनर होना कोई अपराध है? अब उस हिसाब से अगर वो अपराध है, सरकार मानती है कि देश की सुरक्षा खतरा है, तो विदेश मंत्री से सबसे पहले इस्तीफा ले, एस जयशंकर से। उनके पत्नी कहाँ विदेश मंत्री जो पत्नी है वो जापान की है। अच्छा। हाँ, और तो यहाँ पे सरकार कहेगी कि जापान तो फ्रेंडली कंट्री है, तो स्विट्जरलैंड भी फ्रेंडली है, वहां तो हमारे पैसे सुरक्षित हैं। जापान से ज्यादा पैसे सुरक्षित हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इतने सुरक्षित है कि सरकार ने वादा किया था कि हम लेके आएंगे, लेकिन बाद में सरकार को पता चला कि वहाँ ज्यादा सुरक्षित है, वहीं रख, यहाँ 15-15 लाख देने पड़ेंगे। तो ये जो मसला है ना, इस मसले पे ये जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, इसको फर्स्ट टाइम इन्होंने पब्लिक डोमेन में जो लाके जो इन्होंने चर्चा की है सारी चीज़ें, वो जो है वो एक डिस्कोर्स जो अब होगा उससे सरकार की परेशानी बढ़ेगी कि सरकार कमिटेड जुडिशरी आपने कमिटेड जुडिशरी हुआ तो फिर तो सरकार का ही तानाशाही होगा, कोई सवाल ही नहीं खड़े करेगा। तो फिर नहीं, वो तो जिस ढंग से जो जिन ऑब्जेक्शनों पे सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, वो ऑब्जेक्शन जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो लाया है, वो ऑब्जेक्शन तो ऐसे ही लग रहा है कि सरकार कमिटेड जुडिशरी चाहती है। सरकार जो है, आपने जो फॉरेन मिनिस्टर का सवाल उठाया कि उनकी पत्नी विदेशी हैं, तो उनको तो पहले इस्तीफा लेना। फॉरेन मिनिस्ट्री तो बहुत ही सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, और इसके अलावा जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने मिनिस्टर्स हैं, उस सब का पता करना चाहिए किसका किसका फॉरेन फ्रेंड कहाँ पे है और किसने पार्टनर कौन है। और विदेश में जो पैसा लेके जाता है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो देश का संपत्ति तो विदेश जा रहा है ना, लंदन में कोई घर खरीद रहा है, कोई अमेरिका में खरीद रहा है। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की खतरा, अगर किसी ने ओपन मैरिज किया है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कितना खतरा नहीं है, जितना खतरा ये है कि कोई ऐसे ही इलीगल कहीं पे अपना कार्रवाई कर रहा हो, किसी से संबंध हो, किसी विदेश के बंदे से, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो ओपन में है कि हमारे लाइफ पार्टनर है और यहाँ पे हजारों पूंजीपति होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे और नॉर्मल होंगे जिनकी विदेशी पत्नियां हैं, तो क्या वो सारे एंटी नेशनल हो गए? या वो किसी पद के लिए, या तो आपने कोई रूल बनाया है कि कोई विदेशी महिला शादी करेगा तो भारत में नौकरी नहीं कर सकता, या तो आप रूल बना दो। तो फिर जयशंकर वो भी नहीं रह सकते थे, क्या कहा जाता है, विदेश सचिव भी भारत के नहीं होते, वो विदेश सचिव भी थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, राजदूत भी रहे, चाइना में, अमेरिका में भी रहे वो राजदूत, इतने इंपॉर्टेंट पदों पर रहे, उनकी विदेशी पत्नी थी। उस समय तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोई खतरा नहीं हुआ। तो फिर अगर सौरभ कृपाल के लाइफ पार्टनर विदेशी हैं, स्विस हैं, तो फिर इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलिए, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन, आखिरी सवाल कि जो
पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो इसका मतलब अब जुडिशरी भी तकरार के मूड में है, यही मोटा मोटी मिला के, पीछे नहीं हटने के मूड में। दो चीज़ें हैं, एक तो पहली बात ये है कि तकरार के मूड के साथ साथ जुडिशरी शायद ये दिखाना चाह रही है कि हम अब पारदर्शी हो रहे हैं। देखिए, जुडिशरी पे तमाम आरोप हैं और वो आरोप ऐसे भी नहीं है, सरकार अगर फ्रंट फुट पे अभी तक खेल रही थी तो इसलिए खेल रही थी कि जुडिशरी में भी खामियां थी। आप 2015-16 से देख लीजिए, जितने चीफ जस्टिस बने हैं उनकी जो सारे जो कार्रवाई है, आखिर वो क्यों सरकार से दबे रहे, क्या कारण था? कुछ ना सबका फाइल निकाल के रखा हुआ, फाइल के अलावा जो मतलब कि एक तरह से उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं था, वो भी जो गिव एंड टेक कर रहे थे, इसलिए ठीक है कि 2 सरकार के बन रहे हैं तो 2 हमारे बन रहे हैं। तो अभी जो ये मसला तब बना, ये मसला ऐसे मुझे लगता है कि मसला तब ज़्यादा भड़का कि ऐसा हुआ कि जब ललित साहब का, जब जस्टिस ललित का जो कार्यकाल का जो अंतिम दिन जो एक जो कॉलेजियम का मीटिंग था जिसमें चंचूड़ नहीं गए और उसमें जो कुछ जजेस के नाम जो भेजे जाने थे, उसमें कुछ जजेस सरकार के शायद बहुत ही नज़दीकी थे जिनके नाम भेजे जाने थे। तो वो जब नाम नहीं गए और उसके बाद चंचूड़ साहब ने साइन करने से मना कर दिया। हाँ, चंचूड़ ने उसके बाद अपने कॉलेजियम की जो जस्टिस चंचूड़ ने मीटिंग करी और उस मीटिंग के बाद क्या कहा जाता है, जो 5 नाम गए हैं और जिस ढंग से सरकार ने उस 5 नाम को रोक रखा है, तो मेरा मानना है कि वो 5 नाम सरकार के मन मुताबिक नहीं गए हैं, या सरकार प्रसन्न नहीं है, सरकार के माइंडसेट के नहीं होंगे वो। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सरकार चाहती है कि उनकी फुल मेजॉरिटी हो, समझ रहे कि नहीं? तो वो फुल मेजोरिटी के चक्कर में है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे 5 जज अगर चले जाएंगे तो 4 साल 5 साल का टेन्योर होगा। जैसे दीपांकर दत्ता की फाइल काफ़ी देर तक, जस्टिस दीपांकर दत्ता की फाइल काफ़ी देर तक रोकी रहेगी, मीन्स कि जस्टिस दीपांकर दत्ता भी सरकार के मन मुताबिक नहीं थे। तो ये मुझे लगता है कि वो नाम भी काफ़ी देर बाद जब हल्ला हुआ तब नाम क्लियर हुआ। अब ये 5 जजेस के जो नाम गए हैं अभी रुका हुआ है, बाकी आप पहले देखे होंगे कई जजेस का नाम 48 घंटे 45 घंटे 5 दिन 4 दिन में ही आ गया, लेकिन ये 5 नाम अभी काफ़ी समय से रुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि कन्फ्रंट्रेशन यहीं से शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, तो बहुत शानदार। और देखिए, कॉलेजियम के समर्थक हम लोग नहीं हैं, लेकिन जिस ग्राउंड पे लड़ाई जारी है उसको समझना जरूरी है। अभी सरकार चाहती है कि जुडिशरी में डाइवर्सिटी हो, इस डाइवर्सिटी के नाम पर अपने कुछ लोगों को, वकीलों को जज बनाना चाहती है। जहां सरकार के हाथ में सब कुछ है, वहां पे इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि क्या वहाँ डाइवर्सिटी लागू है। कितने पीएसयूज के डीजीएम या जो उसके बॉस होते हैं, चेयरमैन, कितने एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, जरा ये भी पता लगाइए। देश के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कितने डाइवर्सिफाइड हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, ये भी पता लगाइए। सेक्रेटरीज कितने हैं, ये भी पता लगाइए। प्रोफेसर्स कितने हैं, ये भी पता लगाइए। स्टेट को छोड़ दीजिए, वहाँ पे होम सेक्रेटरी और डीजीपी और तमाम हैं, कितना डाइवर्सिफाइड है ये भी पता लगाइए। और मुख्यमंत्री क्या देश में कितने दलित आदिवासी ओबीसी हैं, ये भी पता लगाइए। इसका मतलब निशाना कहीं और है और वजह कुछ और बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जुडिशरी जो है डेमोक्रेटाइज्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि अभी पब्लिक डोमेन में आया है, लेकिन सरकार जिस तरह से चाहती है मंशा कुछ और है। जी संजीव जी, जितने मंत्रालय भारत सरकार के हैं और राज्यों में भाजपा शासित राज्य जो मंत्रालय हैं और भी दूसरे भी मंत्रालय राज्यों की आप समीक्षा कर लीजिए, महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके कब्जे में है ये देखने होंगे। उसकी भी समीक्षा करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या टोकन रिप्रेजेंटेशन है। एससी एसटी का समाज कल्याण मंत्रालय मिलता है, तो आप देख लीजिए कि जो गृह किसके पास है, होम किसके पास है, फाइनेंस किसके पास है, डिफेंस किसके पास है। वो आखिरी जगजीवन राम ही थे जो इंपॉर्टेंट पोजीशन तक रहे। तो आप यही राज्यों में भी आप देख लीजिए। सवाल यह है कि सिर्फ आप बात करके और डाइवर्सिटी की बात ठीक है आप कीजिए, डाइवर्सिटी की बात, तो आप उनको जो इम्पोर्टेंट जो मसलों पे भागीदारी में भी आप उतना ही स्थान दीजिए जितना उनको बनता है। अगर आप एक मंत्रालय खोल दिए जहाँ पे 2 दफ्तर है, उसके पास कोई काम ही ना हो मंत्रालय का, या आप मंत्री बना दिए राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि राज्य मंत्री के पास फाइल ही नहीं जाएगा, बेचारा क्या करेगा। ऐसा हुआ है, ऐसा भाजपा के मंत्रियों में होता है। हाँ, वो पुराने आपके साथी मित्र तो वो फाइल ही नहीं जाता उनके पास कि मंत्री के पास फाइल नहीं जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर बंगला गाड़ी लिए गाड़ी लिए बैठिए।
तो वो नहीं हटना चाहिए कि आप जो गुजरात जितने भी राज्यों में है। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी का मसला सिर्फ है, ये दूसरे पार्टियों में भी ये मसला है। सब पार्टी कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, वो जो दबंग कम्युनिटी, मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं करूँगा, दबंग सारे दबंग, हाँ, जो दबंग कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर जिस स्टेट में जिस हिसाब से होता है, अब हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में रेड्डी स्ट्रांग है, कम्मा स्ट्रांग है, और बिहार में यादव स्ट्रांग है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी स्ट्रांग है, तो हरियाणा में जाट स्ट्रांग है, कहीं ब्राह्मण भी स्ट्रांग है, सेंटर में तो ब्राह्मण स्ट्रांग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। महत्वपूर्ण मंत्रालय ब्राह्मणों और राजपूतों के पास ही है, जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय अगर आप ध्यान से देखेंगे। गिरिराज जी भी हैं। गिरिराज सिंह तो छोटा मोटा मंत्रालय पशुपालन है। चलिए, एनीवेज, मतलब आप ये चर्चा कहीं मिलेगी नहीं गोदी मीडिया पे। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।